न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान को $7 अरब का नया IMF प्रोग्राम भी मिल गया और PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें भी। लेकिन आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं और उनके लिए किसी अच्छी खबर का दूर दूर तक पता नहीं, कोई इम्कान नहीं। हकीकत तो ये कि पाकिस्तान में जो जमात बरसर इक़्तिदार आती है और जो भी वजारत ख़जाना का मनसब संभालता है उसे एक बड़ी शिकायत होती है, वो ये कि गिने चुने पाकिस्तानी ही टैक्स अदा करते हैं। मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को भी यही शिकायत है और उनका ये अज़्म है कि पाकिस्तान में टैक्स और GDP का जो तनासुब है वो 9 से बढ़ाकर 13% कर देंगे। ये तो साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार का मौक़िफ़ है। आम पाकिस्तानी से बात करें तो वो कहेगा कि बरह रास्त और बिलवास्ता टैक्स दे देकर उसका पलीथन निकल गया। वो आमदनी पर टैक्स अदा करता है जिसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है। बिजली, गैस, पेट्रोल पर भी वो तरह तरह के टैक्स देता है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर भी उससे टैक्स वसूल किया जाता है, यानी दूध से लेकर दवा तक सब पर उसको किसी न किसी नाम से टैक्स अदा करना पड़ता है। तो आखिर इस मुल्क में कौन टैक्स नहीं दे रहा? क्यों हुकूमत उन्हीं लोगों और इदारों का मज़ीद गला घोटे जा रही है जो पहले ही से टैक्सों की और ड्यूटीज़ की चक्की में पिस रहे हैं? ये हर आम पाकिस्तानी का सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी मुश्किल सवाल का आसान जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टैक्समैन, FBR के साबिक़ चेयरमैन मोहतरम सैयद शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया। आप हंसीएगा नहीं, मैं बहुत कहते हैं उस तरह का सवाल करूंगा कि जो एक आम आदमी के, समझे खातून खाना आपसे कर रही हैं या वो बच्चा कर रहा है कि जिसको अपने वालिदैन के लिए दवा लेकर आनी है, ठीक है ना, या एक वालिद के जो स्कूल की फ़ीस अदा करना चाहता है। क्या पाकिस्तानी जो हैं वो भारी टैक्स अदा नहीं करते? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब कहते हैं पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते तो आपको ये कहना चाहिए, सही जुमला ये होना चाहिए कि कुछ ख़ास तबक़ात पाकिस्तान के अपनी आमदनी पे टैक्स नहीं देते। आमदनी पे टैक्स देना एक अलग चीज़ है और इस्तेमाल और अशिया पे टैक्स देना एक अलग चीज़ है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। दुरुस्त। आमदनी का मतलब ये मैंने 100 रुपये तनख्वाह मिली मुझे, मैंने जाके 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये टैक्स दे दिया, ठीक है। अब जो मुझे 80 रुपये बाकी बचे मेरे, उससे मैं दूध ख़रीदूँगा, मैं दवा ख़रीदूँगा, मैं पेट्रोल ख़रीदूँगा, मैं उससे अपनी बच्चों की स्कूल फ़ीस दूँगा। यही है ना मेरे ख़र्चे। जो इस्तेमाल 80 रुपये है उसमें पाकिस्तान में पहली बात तो जो टैक्स है, सेल टैक्स, जिसको GST बोलते हैं, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, 18%। ये एक हाई रेट है। और अब जो जिन आइटम्स पे सेल टैक्स लगा है वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो आम आदमी अपनी इस्तेमाल की चीज़ें, सबसे पहली इस्तेमाल की चीज़ जो है जिसे वो टैक्स देता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो पेट्रोल है। पेट्रोल पे आप PDL कर दिया मगर वो सेल टैक्स ही है। तो पेट्रोल जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो वो पेट्रोल पे टैक्स देता है। तो पाकिस्तानी वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। वो चाय पी रहा है, उस पर टैक्स दे रहा है। वो जो दूध इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो पैक मिल्क है तो उस पर टैक्स दे रहा है। हर चीज़ पे मुख्तलिफ नाम है, लेवी कहीं पे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो हमारे मुल्क में पूरा पाकिस्तान कंजम्पशन पर टैक्स दे रहा है मगर आमदनी पे पूरा पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा। ये हकीकत है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अच्छा। और टैक्स का बुनियादी जो कानून है वो ये कहता है कि जो इस्तेमाल का टैक्स होता है वो अमीर और गरीब पे बराबर होता है। अगर अमीर 4 प्याली चाय पी रहा है तो वो भी इतना ही टैक्स देगा जितना एक गरीब आदमी 4 प्याली पे टैक्स देगा। स्पिरिट यही होती है। नहीं, ये नहीं होता, नहीं, रियलिटी में होता है, रियलिटी में होता है। स्पिरिट ये नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो इस्तेमाल पे टैक्स है वो कम होना चाहिए, आमदनी पे टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। आज तो ये है ना, इस्तेमाल पे टैक्स है ना। पेट्रोल का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल तो गरीब आदमी का अमीर आदमी का बराबर ही है ना तकरीबन, इन दैट सेंस। एक आदमी कितना दूध पी लेगा, क्या कर ले। तो हमारे यहाँ अच्छा, जब टैक्स की जो रिकवरी होती है, रिसीव करना सबसे आसान होता है इस्तेमाल पर। आपने कहा यार ये मोबाइल बेचोगे 30 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, दूध बेचोगे 20 रुपये, ये आसान है, ये आसान तरीका होता है टैक्स। इसको ज़्यादा ऑपरेसिव रिग्रेसिव टैक्सेशन कह लें और हर लिहाज से आसान भी है ना। कि आपने कहा यार ये गिलास बिकेगा ना, हम गिलास पे 10 रुपये टैक्स ले लेंगे, बस ख़त्म। अब ये कौन ख़रीद रहा है, किससे ख़रीद रहा है, क्या ख़रीद रहा है, उसका मतलब नहीं। हम 10 रुपये टैक्स लेंगे इस गिलास से बिकने पे, या पानी जो बिक रहा है इसके अंदर उस पर टैक्स लेंगे। जो आमदनी पे टैक्स होता है उसका रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। आपको निकालना पड़ता है किसकी आमदनी कितनी होती है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो ये जो दुनिया में नाकाम गवर्नमेंटें होती हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती जाती हैं
और डायरेक्ट टैक्स उनके पास से कम होते जाते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। अब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, अब आमदनी पे जो तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा टैक्स देता है, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स है वो चोरी नहीं कर सकती, उनके तबकात कौन लोग हैं? उनके तबकात का मैं आपको अब आप उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताता हूँ। हमारे यहाँ टैक्स जो है, टैक्स ये एक शहरी जैसे अर्बन कहते हैं ना, शहरी सब्जेक्ट है। देहात में टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब मैं देहात कहता हूँ ना तो लोग समझते हैं मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, मैं देहात की बात नहीं कर रहा। क्या आपको अंदाज़ा है कि कराची शहर में कितना गोश्त बिकता है रोज़ाना? जो जानवर आता है, जानवर आने के बाद जानवर कटता है, उसके बाद गोश्त लेते हैं, आप और मैं गोश्त लेते हैं, उसमें कितना मार्जिन प्रॉफिट का उनका है? क्या पाकिस्तान में कोई कसाई टैक्स देता है? चलिए एक मैंने मिसाल दी आपको। पाकिस्तान में कितना सब्ज़ी, दाल, सब्ज़ी, फल बिकता है? क्या उस दरमियान में जो उगाने वाले से लेकर आखिर तक आपको मिलता है उस पर किसी ने टैक्स दिया कभी? मिडिल मैन भी होते हैं उसमें, मिडिल मैन भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं। तो पाकिस्तान की टैक्सेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि टैक्स लाहौर से, कराची से और पिंडी इस्लामाबाद से आएगा, सांगड़ से, खैरपुर से, मीरपुर साकरों से, या कहीं से कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पर भी तो सेल्स टैक्स तो आमदनी पे नहीं होता, आमदनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरांवाले से जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स को बना लिया गया है शहरी सब्जेक्ट, ये शहरी देते हैं बस आमदनी पर, बाकी तो आज़ाद है ना। तो आपको मशवरा होगा हम सब जाके देहात में बस जाएं, मतलब यही वो काम नहीं, वो काम करें ना। यस, अगर आप ये नौकरी छोड़ें और वहाँ जाके आड़ती का काम शुरू कर दें, सिंपल एज दैट। आप ये नौकरी छोड़ के आड़ती बन जाए, आप जाके सीधे खरीदें, आगे बेच दें। मुझे बताएं ना कि कराची में कितनी दूध की सप्लाई है। मैं बात करूँ, दूध ले लें, जो दूध आ रहा है कितने किलो पे वो दूध उठा रहा है और कितने किलो पे दूध आपको दे रहा है, इसमें अरबों रुपए की डिफरेंस है ना, अरबों का डिफरेंस है। इस पे कोई 1 पैसा टैक्स आया? 1 पैसा टैक्स कभी आपने रिसीव किया इसके ऊपर? तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का जो, मैं ज़रूरी शोबा नहीं कहता, मैं कहता हूँ देहाती शोबा या जो चीज़ बेसिकली है उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में कम अज़ कम भी होगा तो 40% होगा। तुम्हारा मतलब है वो भी कहता है जो सरकारी आदाद तो 40% ही कहता है, 40% ही कहता है। तो 40% वाला तो टैक्स में आता ही नहीं ना, वो तो टैक्स से निकल ही गया ना, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। और अगर गिन लिया जाए तो हो सकता है कि ज़्यादा उसका क्वांटम हो। अब मुझे बताएं कि जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर पाकिस्तान में कितने हैं? चूनिया है, चिश्तियाँ हैं, ये है वो है, आप बताएं उनकी टैक्स कलेक्शन क्या है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उनमें टैक्स ऑफिसर के दर की तनख्वाह ज़्यादा होगी, टैक्स कलेक्शन कम होगी। तो ये जो हमने टैक्स का कलेक्शन शहर में रखा हुआ है, पहली बात। अच्छा, दूसरा तबका जो टैक्स नहीं देता वो तबका है जो दुकानदार हैं और होलसेलर हैं। अच्छा, होलसेलर एंड रिटेलर जिसे कहते हैं हम, ये टैक्स नहीं देते। ये लोगों की गलतफहमी है कि टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ये नॉन फाइलर नहीं है, ये फाइलर हैं। ये फाइलर हैं, इनमें सबके पास NTN नंबर है। मगर आप जाके आशियाना क्लॉथ मार्केट जो है उसमें जाके पूछे, भाई तुमने ये आशियाना क्लॉथ मार्केट में तुम अरबों रुपए का सेल करते हो, तुम्हारा साल का टैक्स कितना है? वहाँ पे तो रसीद भी मेरे ख्याल में नहीं दे रहे होते, बहुत कम दे रहे होते। रसीद को छोड़े ना, मैं पूछ रहा हूँ कि राबी सेंटर ले लेना, तारिक रोड पर है, हज़ारों करोड़ों रुपए का कपड़ा बिक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, कारोबार हो रहा है। राबी सेंटर में दुकानदार है, वो कितना टैक्स दे रहा है साल का? या उसको छोड़े, और आसान कर देता हूँ मैं, जो एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे सुनार है वो कितना टैक्स दे रहा है? आप बता दें कितना टैक्स दे रहा है वो सुनार जो कि एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ सवाल कि क्या इस बजट में इन लोगों को लिया गया? नहीं, क्योंकि ये हुकूमत तो दावा करी कि हमने रिटेलर्स के ऊपर जा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको मार्शल्लाह भी सही नहीं कर सकता। ज़्यादा मुशर्रफ साहब के दौर में कोशिश हुई थी और नाकाम हुई थी। कई मरतबा ये सोमनाथ के मंदिर पे हमले हो चुके हैं, लेकिन महमूद गज़नवी कोई नहीं मिल रहा हमें कि इस बुत को तोड़ दे। देखिए अभी आप सारी पाकिस्तान में वो चल रही है, वीडियो चल रही है, जो CBR के चेयरमैन को एक बैठा हुआ बंदा एक धमकियाँ दे रहा है, बात कर रहा है, उसमें कोने में एक आदमी बैठा है, इसका नाम है नईम मीर। ये इस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर है इनको अरेंज करने में सारा कुछ।
इसके साथ ना मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मेरे साथ इसकी बड़ी सख्त कन्फ्रंटेशन थी। बाद में मेरा इसकी दोस्ती हो गई थी, दैट सेंस के ये भी आदमी इंटेलिजेंट है, मैं भी थोड़ा बहुत समझने लगा था। तो इसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी एक दफ़ा। उसने कहा सर हम दे नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते? उसने कहा सर अगर कोई बंदा टायरों में काम कर रहा है तो उसके टायरों में से 25% टायर तो स्मगल्ड है। ठीक है, उसके 25% टायर अंडर एनवाइस होके आए हैं। कपड़ा भी इसी तरह आ रहा होगा, कपड़ा भी इसी तरह आ रहा है। तो ये कहते हैं सर हम बताएं कैसे दें। अच्छा बाकी 25% तंबाकू भी इसी तरह आ रहा है, बाकी 25% प्रोडक्ट जाली हैं। जाली, अरे हाँ। तो वो कहता है देखिए रिटेलर होलसेलर को आप ये समझें कि वो अगर चाहे भी ना तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्ट बिक रही है। मैं आपको दोबारा कहता हूँ ना, आप मुझे ये बता दें, कल एक और प्रोग्राम कभी कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल में रेशमी कपड़ा कितना इंपोर्ट हुआ, ठीक है? और मुझे ये बताएं कि रेशमी कपड़ा जो बिक रहा है बाज़ार में ये कहाँ से आ रहा है? तो लुबी लुबाब ये है कि बुनियादी स्ट्रक्चर में इतनी टेढ़ापन आ गई हमारी, इतना बड़ा खराबी है, इतना बड़ा खराबी आ गई है कि अब आप ये बैठ के स्कीम आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ये सब। फिर भी आप कहते हैं कि इज इट अ गुड बिगनिंग, ये जो हुकूमत ने किया कि जी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? तो बिगनिंग कौन सी है? बिगनिंग कौन सी है? देखिए मेरी बात, औरंगजेब साहब हमारे प्रोग्राम में भी कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि औरंगजेब साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। मुझे बताइए कि क्या शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे ना? इसाक डार भी रहे हैं। मैंने उस दिन भी किसी और प्रोग्राम में सजेशन दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जाके 3 दिन की छुट्टी लें प्राइम मिनिस्टरशिप से और जाकर चैम्बर के ऑफिस में बैठ जाए और कहें कि सर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान में बुरा वक्त आ गया है, सारे दुकानदार लाहौर के रजिस्टर हो जाएं। क्या ये गलत स्टेप होगा? लेकिन उनकी बात मान लेंगे लोग अगर इस तरह के मफादात हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, टेढ़ापन है, लोग क्यों मानेंगे? नहीं, या फिर दुकानदार बेईमान है या ये लोग मुनाफिक है, करना नहीं चाहते, फिर बात नहीं करें ना। देखो उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लाहौर के कारोबारी हलकों को जानते हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं करते ये बात? खानदानी ताल्लुकात हैं भाई, वो क्यों नहीं जाते अकबरी मंडी में जाके, क्यों नहीं बैठ जाते 3 दिन तक? ओके यार, अकबरी मंडी में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, ख़त्म हो गई, मैं बैठा हूँ, शाम तक करके जाओ। और टीवी वाले कैमरे लगा दे आप सारे जाके। क्यों नहीं करते आप लोग ये सारे काम? या टीवी पे छोटे मोटे प्रोग्राम करके हमें बुला लेते हो, हम ऐसी बात भी चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं बैठते जाकर? जो इनके MNA हैं राजा बाजार में क्यों नहीं जाते? क्या वजह? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, या अपने हल्के को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? ज़ाहिर है कि उनकी तो पूरी ताकत जो है वो तो इन्हीं रिटेलर से आ रही है ना, नून लीग की, उनकी पीपल्स पार्टी की जो है वो ज़रूरी, उनकी आमदनी भी इसी से आ रही है, आमदनी भी यहीं से आ रही है, वो तो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। मुझे बताएं ना, क्या शरीफ फैमिली की कोई लिस्टेड कंपनी है? आप कहते हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई लिस्टेड कंपनी है? पोल्ट्री का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कैश का काम किस में होता है? पोल्ट्री में। और कैश का काम कहाँ होता है? सरिये में होता है, ठीक है, यही काम है ना। तो अगर कैश का काम वो खुद कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी नीचे वाली लाइन कर रही है, तो वो कैसे कराएंगे? मुझे समझा दो ज़रा, मुझे बता दो ना, समझाओ। मुल्क के अजीम तर मफाद में क्यों नहीं कराएंगे? कराना चाहिए उनको, सूली तौर पे तो कराना चाहिए ना। भाई आप वज़ीर आज़म में, आपको पता है पूरा मुल्क कितने दुख में है, तो आपने मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी, तो वो सरिये की चलो लेट्स स्टार्ट, आयरन स्टील इंडस्ट्री शुरू हो जाते हैं ना पहली दफ़ा। आयरन स्टील इंडस्ट्री को शहबाज शरीफ से ज़्यादा कोई नहीं जानता ना, कोई जानता है? शरीफ फैमिली से ज़्यादा कोई जानता है आयरन स्टील इंडस्ट्री को? ज़ाहिर नहीं कोई। तो वो आज शुरू हो जाएंगे सर आयरन स्टील इंडस्ट्री से हम शुरू करते हैं पायलट प्रोजेक्ट, क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद यही हुआ ना कि नून लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब आपने रिएक्शन देखा था ज़ारी साहब का जब एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही थी? रिएक्शन देखा था उनका? तो कह रहे हैं कि भाई सबको देना पड़ेगा, नहीं क्या कहा, देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, अब जो एग्रीकल्चर इनकम पे हो रहा है ना, उससे ज़्यादा बड़ा मजाक तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम का रेट 45 कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। आज क्या रेट है इनका? 15। आज 15 है, 15 आप रिकवर नहीं कर पा रहे, 45 कर देंगे। जबकि उसको अकाउंट नहीं 15 तो आपने रिकवर नहीं किया आज तक, तो 15 तो पहले 15 तो रिकवर कर लो।
ख्याल, ये कहना कि हमारा रेट 45 हो गया, ये रेलिवेंट तो नहीं है ना। किताब में लिखना तो रेलिवेंट नहीं है ना। अब फिर मुझे बजट के हवाले से बताएं ना कि क्या इसमें पेशकदमी हुई है इन अहदाफ के लिए कि रिटेलर से ले लें और ज़रूरी टैक्स को प्रैक्टिकली वसूल कर लें? पेशकदमी कोई चीज़ नहीं है, सिफर हुआ। अगर तुम मुझे कहो आज क्या 2024 है ना, हाँ। मैं तुम्हें 2024, 25, 26, 27, 28 और 29 6 साल का प्रोग्राम है ना, कितने साल का प्रोग्राम है IMF का, मैं तुम्हें 5 साल का फ्यूचर बजट बना देता हूँ। अगर 10 रुपए से आउट हो जाए मुझे बता देना। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूं? बजट तो 5 साल का बना हुआ है ना, 13,000 की कलेक्शन है ना इस साल, ठीक है। 13,000 को इस साल, अगले सालों में 15, 15, 15, 15 ऐड करते जाओ, ये टारगेट होगा। तो हुकूमत में मतलब है मईशत में सकत है, ये सवाल है आपकी, मतलब मुर्दा मईशत है, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, माची सरगर्मियाँ रुकी हुई हैं, कैसे होगा? अच्छा हुकूमत, अच्छा यहाँ पर आके मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ जो पाकिस्तान में लोग समझते नहीं हैं। एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है रियासत। इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की रियासत है। हमने पाकिस्तान में रियासत और गवर्नमेंट को एक कर दिया है, समझे मेरी बात? गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ उस रियासत को चला रही होती है, रियासत नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, अब जो रियासत होती है ना, उसका एक इकोनॉमिक प्लान होता है 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का विजन होता है उसका। नहीं, विजन नहीं, प्लान होता है, मंसूबा होता है। पाकिस्तान में रियासत खत्म हो गई है, गवर्नमेंट आ गई है। अब इनको ये बात अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बैलेट बॉक्स में नहीं आ सकते अगली दफ़ा, तो ये किस खुशी में लॉन्ग टर्म प्लान करें? मुझे बताओ, तुम समझाओ ना। जो भी करने हैं। नहीं, तो रियासत तो नहीं है ना। मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियासत तो हमेशा गवर्नमेंट से अलग होती है। रियासत फैसला करती है कि ये पाकिस्तान में जो आम का बाग है वो लाड़काना में लगेगा और IT की फैसिलिटी कराची में लगेगी। हम फैसला करते हैं कि आम का बाग कराची में लगेगा और IT लाड़काना में लगेगा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये रियासत, साहिवाल का कोल फायर्ड पावर प्लांट, साहिवाल में कोल हैरत अंगेज फैसला था ये, लेकिन हुआ ये। तो ये जो इस तरह की फैसले होते हैं, इसका मतलब है रियासती फैसले, रियासत के माशी फैसले सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं, जो कि खराबी की जड़ बन गई है, जो कि बुनियादी। इसमें मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जो कोई नहीं कहेगा, सबसे बड़ा एरर हुआ है CPEC में। उस पर आप मुसलसल जी तनकीद कर रहे हैं, आप इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एक भी इकोनॉमिक जोन डेवलप हुआ? 10 साल हो गए ना। अच्छा, उसमें भी लोग कहते हैं कसूर भाई हमारे चीन के दोस्तों का नहीं है, बल्कि उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने प्रपोज किए, कुछ को वो मना करे थे। जैसे बात हुई कि साहिवाल कोल पावर प्लांट, जब इन्होंने फरमाइश की तो चीनियों ने कहा कि नहीं लगना चाहिए वहाँ पर उसकी सेंस नहीं बनती, लेकिन इसरार किया लगाया। लाहौर की जो ट्रेन आपने लगाई है वो भी उनका मतलब है मुश्किल से उनको कहते हैं सेल की गई, तो कसूर तो फिर इनका ही हुआ ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, चलो ये तो मैं इन दोनों की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका तमाम प्रोजेक्ट जो लगा, जो CPEC के प्रोजेक्ट हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, वो इंडस रिवर के उस साइड पर है ना, राइट साइड पर। आप मुझे बताएं कोई कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट रशिया का ही या पेशावर का इंडस्ट्रियलिस्ट रशिया के में जाके प्लांट लगाएगा? लगा सकता है? क्या वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? वो सुंदर में क्यों नहीं लगाएगा? वो नूरियाबाद में क्यों नहीं लगाएगा? समझाओ ना मुझे। DI खान में क्यों लगाएगा? DG खान में क्यों लगाएगा? देखिए ये माशी फैसले हैं। जो B2B प्रोजेक्ट है ना, B2B, G2G अलग होता है। B2B तो टोटल फेल्योर है, टोटल जीरो बेस्ड है, जीरो बेस्ड। हाँ, नहीं वो तो ये इसी तरह की तनकीद हो रही है, लेकिन एक आप तनकीद नहीं हो रही। मैं तो पहला आदमी हमेशा से कह रहा हूँ, पहले दिन से, द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान हु फर्स्ट डे सेड दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व। और वही चीज़ जो है हमारे गले पड़ गई। नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पे वक्त है वक्फे का। जैसे ही वापस आएंगे मज़ीद कुछ टैक्सेशन पे भी बात करेंगे। और इन्होंने एक बड़ी मजबूत टर्म का इस्तेमाल किया कि कराची का जो है इकनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब, कुछ बात इनसे टैक्स कलेक्शन पे हो रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कौन टैक्स अदा नहीं करता। लेकिन ये जो वक्फे से पहले तो आपने समझा दिया कि क्या सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत कम अज़ कम एक उसने इत्मीनान का सांस लिया होगा कि इतना सख्त बजट दिया और अवाम ने ठीक है तनकीद की, थोड़ा सा मतलब है इतराज़ात किए, लेकिन एक तरह से कड़वा घूंट समझ के हज़म हो ही गया है ना। बजट के रिएक्शन के सामने आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन मोटिवेट करती है, मोबिलाइज करती है। अपोजिशन पाकिस्तान में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माशी मामलात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो भी वजह है उनकी, मुझे बताइए कि अपोजिशन इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी, अब तो लार्जेस्ट पार्टी हो गए, उसने कोई बताया कि ये क्लॉज गलत है, ये क्लॉज गलत है, ये गलत है, ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। अपोजिशन का क्या रेस्पॉन्स है? चलो उसको छोड़ दें। असम्बली में कोई आपके मीडिया पे कोई अपोजिशन का आदमी आया जिसने कहा हो, या कोई इकोनॉमिस्ट आके बैठा उनका कि सर ये गलत है, ये गलत है, ये सिवाय मेरे कोई बजट का बंदा अपोनेंट नहीं है। मुतबादिल कोई आप प्लान दे रहे हो, नहीं मुतबादिल तो बात की बात है, कम अज कम उनको आगे कंट्राडिक्ट ही कर दे कि आप गलत कह रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट पार्टी है, ये तो गवर्नमेंट की पार्टी है भाई। आप मुझे बताएं ना, इससे अच्छी गवर्नमेंट पार्टी क्या होगी? आप मुझे पूरा बजट जिस दिन से आया है उस दिन से आज तक कोई एक बता दे पीटीआई का बंदा जो इकोनॉमिक्स के फैक्ट पे बोल रहा हो, जिसके पास कोई फैक्ट हो, या वो बंदा जिसका कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। चलो ठीक है, उनके लोग बेचारे आते हैं, अली अहमद खान साहब आते हैं, शानदाना आती है, जो भी आते हैं, कोई बंदा पीटीआई का इकोनॉमिस्ट है जो वाकई कहे कि सर ये गलत है? आप मुझे बताएं, सिवाय मेरे जो अपोज कर रहा है कुछ चीज़ों को बजट की, एक आदमी मुझे पाकिस्तान में आइडेंटिफाई कर दे जिसने पीटीआई की तरफ से बजट को अपोज किया हो। ये तो गवर्नमेंट की पार्टी है। तो ये बड़ा आपने आप बताएं ना, मजेदार जाविया है, नहीं मेरा गलत है, आप बता दें मुझे। जाविया है कि ज़ाहिर उनकी तैयारी नहीं, कैपेसिटी नहीं है, या ये भाई अगर कैपेसिटी नहीं तो वो गवर्नमेंट कल पावर में आएंगे तो कैपेसिटी आसमान से उतरेगी। वो टीम कहाँ है उनकी? कहाँ है वो टीम? अंदर है तो बता दें, अगर जेल में तो वो बता देंगे जेल में कहाँ है, कौन सी जेल में है। हाँ, ये तो खैर इतराज़ है कि नहीं है टीम। जब उनके अच्छे वक्त थे तब भी टीम बेचारों की कमजोरी थी ना, कि जब असद उमर साहब भी थे तब भी कोई तैयारी तो नहीं थी, पीटीआई की बिल्कुल नहीं थी। ये मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो वो क्यों नहीं अपनी इकोनॉमिक टीम को सामने लाती, क्यों नहीं बिठाती कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? जब हमें कुर्सी मिलेगी जब बात करेंगे, ये कह रहे हैं आप। हाँ, और उसमें तैयारी नहीं होती तो फिर मशर देखते हैं। जब बड़ी दिलचस्प बात, ये जो एफबीआर के चेयरमैन हैं अमजद ज़ुबैर साहब, ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी पिछले हफ्ते मौजूद थे, और उसमें उन्होंने कई बातें की। उन्होंने कहा जी जो एफबीआर का टैक्स का निज़ाम है बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुका है, मशीनरी ख़राब है, हत्ता के पोर्ट के स्कैनर भी ख़राब हैं, और उसमें उनका कहना था कि जो ख्वाहिश है कि जी हर चीज़ को डिजिटलाइज़ किया जाएगा एंड टू एंड, उसमें तो कई बरस लगेंगे। यार अगर मेरी प्रोग्राम पहले मेरे सुनते रहे हो मेरी बातें जी, डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो ना, ये अच्छी बात है, मगर कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाल बत्ती है। हो जाएगा 10 साल बाद। हाँ, वो इतराफ़ करें इस बात का, तो कई बरस तो वो मैं पूछा फिर उसके बेस पे कलेक्शन करनी है क्या? फिर बजट किस बेस पे दिया है उन्होंने? मैं वो एक और बात करें कि जब भी उन्होंने कहा जी आईएमएफ जो है हमारे उस पर भरोसा नहीं करी थी और हमें इजाफी टैक्स इसलिए लगाने पड़े कि उन्हें पता था कि हम ये रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमें तनख्वाहों में टैक्स लगाना पड़ा, दूध पे टैक्स लगाना पड़ा, क्योंकि आईएमएफ को पता था कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, तो अगले साल फिर इसको टैक्स को रेट को 40 से 50 कर देंगे। अब ये सवाल है ना कि बजाय आपने नेट बढ़ाने के आपने गहरा कर दिया, 50 कर देंगे ना, फिर 60 कर देंगे, फिर 80 कर देंगे, यही करेंगे ना। यही कह रहे हो ना तुम कि यार हम टैक्स नहीं लगा सकते, तो पुराने वालों का रेट बढ़ा देंगे, यही कर रहे हैं ना। यही कह रहे हो ना तुम मुझे। तो ये 80 करेंगे, 60 करेंगे, फिर क्या करेंगे? ये जो आप बताइए एफबीआर के, मतलब आप वो हैं, एक्सपर्ट हैं टैक्स के, क्या हो सकता है फिर? आपने उस डिपार्टमेंट को लीड किया है। मैंने बताया ना आपको कि शहबाज शरीफ के हाथ में है ना गोट, जरदारी साहब के हाथ में गोट है ना। अच्छा, जरदारी साहब कहें कि सिंध के इंटीरियर, बता दें जरदारी साहब मुझे बताएं ना कि सिंध के पूरे इंटीरियर में कितना टैक्स आता है? पूरा इंटीरियर सिंध गवर्नमेंट मुझे बता दे कि पूरे इंटीरियर में, चलो उसको दफा करें इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स गए भाड़ में। मैं पूछ रहा हूँ कि सरदारी साहब मुझे ये बता दें कि पूरे इंटीरियर से प्रॉपर्टी टैक्स कितना आता है?
ये बताइए, वो लोग कहते हैं जी तनकीद करना बहुत आसान है, अगर आप होते, आप पॉलिसी साजी करो तो क्या करते? इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? हमें IMF प्रोग्राम भी चाहिए, उसकी शराइत पर भी अमल करना है, तो क्या करते? आपके क्या हिकमत अमली होती? इंडिया से दोस्ती करते। अब ये एक अलग काबिल बहस नुक्ता है। नहीं, बहस की बात नहीं है। नहीं, जो वहाँ पे सवाल है ना कि क्या भारत जो है वो तैयार है, किस कीमत पे करेंगे? जब हमारी दोस्ती थी तो क्या फायदा हुआ, जब हमारी तिजारत हो रही थी। सुन लो मेरी बात, आज आप रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के कहाँ से लेते हो? भारत से ले रहे। क्यों लेते हो? बाकी चीजें क्यों लेते? फिर लेते हो ना तुम भारत से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल। चीन से भी लेते? नहीं, तो भारत से क्यों लेते हो? भारत से दुश्मन है, दुश्मन की दवाई खा रहे हो, दुश्मन की दवाइयाँ खा रहे हो ना। हाँ, खा रहे हैं, बड़ा अफसोस का मुकाम है, लेकिन खा रहे हैं। अफसोस, मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। नहीं, बहुत से पाकिस्तानियों को है भी ना। पहली बात तो दुश्मन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो है सर, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आप अपनी सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सही नहीं करें। सही करना मैं कभी नहीं कहता, पब्लिक को बताएं कि क्या हो रहा है। मुझे एक जुमला कहने की अगर आप इजाजत दें। आपने पब्लिक को बताएं क्या हो रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये फरमाया कि भारत से दोस्ती कर लेते। जब हम ये बात कहते हैं तो इम्प्लाई ये करते हैं कि दुश्मनी हमारी वजह से। दुश्मनी है ही नहीं। नहीं, अगर है ना, इसको नहीं हो रही, डिप्लोमेटिक टारगेट नहीं, आपकी जाती में बात नहीं कि स्टेट की, तो स्टेट की कोई दुश्मनी नहीं है सर। ये तो पब्लिक को, ये गैलरी के लिए है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी बज़ाहिर चलें आप, हम कहते हैं बज़ाहिर है आपके ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं डिप्लोमेटिक, ठीक है ना, कश्मीर के ऊपर आपका स्टेलमेट है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दोस्ती कर ले, हम ये मतलब ये होता है कि कसूर हमारा है और हम जो दोस्ती नहीं करें। आप भारत को नहीं देखते कि जिसने इस तरह के इकदाम किए, मसलन यूनिलैटरल, उसने भाई कश्मीर के ऊपर मतलब है अपने उसमें जम कर लिया। ये जाहिर है कि आपने जो बायलैटरल मुआहदे किए थे पाकिस्तान से, तोड़ दिया आपने UN के जो रेजोल्यूशन थे उनको वायलेट किया। एक मिनट, नो डिसएग्री ये सब आई डिसएग्री। देखिए मेरी गलत बात है, आपने बिल्कुल गलत बात की। भारत ने कोई वायदा नहीं तोड़ा। जो आर्टिकल 370 था वो उनके आइन में था, उनके आइन में था। आपके साथ कहीं उसका पार्ट नहीं था। वो शेख अब्दुल्ला और नेहरू, उन्होंने बिट्रे किया उन लोगों को जो कश्मीरी थे। अच्छा, यहाँ पे हम एक वक्फा लेने की आप इजाज़त दें, और जब उस पर आते नाज़रीन हम फिर कोशिश करेंगे कि टैक्सेशन पर आ जाएं और मईशत पर आ जाएं। कश्मीर के मसले पे जो है मेरा और शब्बर साहब का जो है वो इख्तिलाफ जो है वो जारी रहेगा वक्फे के दौरान भी। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब, और इनसे कुछ बात टैक्सेशन पे हुई है, थोड़ी बहुत कश्मीर पे भी बात हुई है, लेकिन इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। इन्होंने एक बड़ी कहते हैं स्ट्रॉन्ग टर्म का इस्तेमाल किया है, पिछले चंद हफ्तों से कर रहे हैं, जो मैंने कम से कम सुना, हो सकता है पहले से कर रहे हूँ, कि कराची का इकनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो शब्बर साहब पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं जी ज़रा सी मुबालगा नहीं, बल्कि ज़रा सी नहीं, काफ़ी मुबालगा आ रही है, और ये बड़ा इश्तियाल पैदा करने वाला जो है स्टेटमेंट है। शब्बर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मैंने तो ये कहा है कि पहले ये डिसाइड कर ले कि इकोनॉमिक जेनोसाइड कहते किसे हैं। फिर एक कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, कन्वेंशन और जेनोसाइड 48। अच्छा, उसका आर्टिकल 2C है। वो ये कहता है कि किसी इलाके में इकोनॉमिक्स को आप इस तरह मैनेज करें कि वो इलाका नस्ल कशी में चला जाए। और ये केस रेस किया था बांग्लादेशीज़ ने 71 में। ठीक है, तो उसका इतलाक कराची पे कैसे होता है? कराची पे तो नहीं होता, मतलब है अगर आप देखें, मतलब है आप बड़ा फलता फूलता शहर है माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, इकोनॉमिक शहर है पाकिस्तान की, सिंध की। अच्छा चले, अच्छा मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने शहर हैं 2.5 करोड़ के जिसमें कोई मास ट्रांजिट नहीं है? बात पूरी सुन लो। लाहौर की मास ट्रांजिट किसने बनाई? पंजाब गवर्नमेंट ने। पिशावर की किसने बनाई? वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। कराची की फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाया? मैंने उस प्रोग्राम में, आप मेरी बात को पूरी तरह नहीं समझे, मैंने कहा था कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा ये केस लेके चला नहीं जाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि माशी जेनोसाइड हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ माशी जेनोसाइड आज नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा नहीं, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी माशी जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले डिसाइड करो कि देखिए आमिर ज़िया, माशी जेनोसाइड जब होता है ना तो उसका एक परपेट्रेटर होता है। कौन करवा रहा है माशी जेनोसाइड? अगर हमने माशी जेनोसाइड डिसाइड कर लिया और परपेट्रेटर डिसाइड कर लिया तो पर जल जाएंगे लोगों के। हम नहीं चाहते कि माशी जेनोसाइड वाली बात हो, मगर ये उस तरफ बात बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ उस तरफ बढ़ रही है, ये बात उस तरफ जा सकती है। हम ये कह रहे हैं कि माशी जेनोसाइड हम कह रहे हैं नहीं है आज। फिर ये फैसला होगा कि माशी जेनोसाइड अगर है तो उसका परपेट्रेटर कौन है। नहीं, ये तो वो कहते हैं, अगर मुझे इस्तेमाल करने थे कि डबल टॉक वाली बात हुई कि जेनोसाइड है भी नहीं भी है, कुछ मैं समझ नहीं, डबल टॉक नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम माशी जेनोसाइड की टर्म्स के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मास ट्रांजिट नहीं है। उसकी वजह ये मास ट्रांजिट एक चीज है और क्या मिसाल दी ना मैंने आपको, एक बकौल आपकी ज्यादती, और हम भी तस्लीम करते हैं, बीइंग ए कराची बिल्कुल होनी चाहिए। कराची कौन सा शहर है मास ट्रांजिट होनी चाहिए? कौन सा शहर है पीने का साफ पानी? कौन सा शहर है दुनिया में जिसके शहर के अंदर 6 कैंट है? कौन सा शहर है दुनिया पाकिस्तान में या दुनिया में जिसके अंदर 20 साल से रेंजर बैठी हुई है? कोई है तो बता दे मुझे। 20 साल से रेंजर है? नहीं है भाई। उसकी वजह कि आपकी नहीं, तो मैं नहीं कह रहा, आप सारे कह रहे हैं कि सब हरा हरा है ना। मैं तो आपको मिसालें देते जा रहा हूँ आज तक। कौन सा शहर है जहाँ पे हाइड्रेंट से पानी बिकता है? कौन सा शहर है जहाँ 80% सड़कें टूटी हुई हैं? कौन सा शहर है जहाँ जिसका कूड़ा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है? हमारा कुत्ते घूम रहे हैं हर तरफ, हमारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, नहीं तमाम बुराई है, मैं भी गिनवा सकता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इकोनॉमिक जेनोसाइड किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन अच्छा सुने, आगे सुने, सुन लो, बात सुनो ना। अच्छा, टैक्स कलेक्शन कितनी है और सिंध गवर्नमेंट की एलोकेशन कितनी है? बता देना मुझे आप। मैं तो आपको 10 मिनट में साबित कर दूं कि पानी जेनोसाइड हो रहा है। मैं तो उसके सामने रुकावट हूं। मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को अभी ये रेज नहीं करो बात। मैं तो लोगों को ये कह रहा हूं कि नहीं, हम नहीं समझते कि अभी कोई बंदा जान के कर रहा है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल, को समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो आपने जो दुख गिनवाए कराची के, ऐसे ही दुख जो है सिंध के दीगर शहरों नहीं बता देना। नहीं, एक मिनट, नहीं गलत बात नहीं करो। नहीं अमीर जैसा गलत, मुझे बता दे नहीं किस शहर में रेंजर बैठी है? भाई जाहिर है कराची में यार किस शहर में, किस शहर में नहीं, किस वो जमाना याद करेंगे जब हो गया ना, 20 साल हो गए ना, कब निकालेंगे रेंजर? नहीं तो ये सवाल है कि तो हुकूमत सिंध को, अरे यार मैं पूछ रहा हूँ रेंजर कब जाएगी भाई? उसको प्लान है? हाँ वो पूछना चाहिए सूबाई हुकूमत। तो भाई ये तो कह रहा हूँ, वो तो परपेट्रेटर वही तो हैं। सूबाई हुकूमत भाई पुलिस को एम्पावर करे, नहीं तो करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रेंजर क्या किसी सिविल सिटी को मैनेज कर सकती है? उसका काम भी नहीं। ठीक है, फिर उसका काम भी नहीं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट के एजेंडे में है कि हमें 2 साल बाद रेंजर निकालनी है? कोई तैयारी हो रही है उसकी? हो रही है तो बता दे मुझे। अगर नहीं हो रही तो फिर जेनोसाइड हो गया। मैं तुम्हें आप जाति कैसे नहीं जाति जेनोसाइड जाति को ही कहते हैं। सर जेनोसाइड नस्लकुशी तो बहुत बड़ी। अब चलें, एक आगे चलें। अब आप कराची के कॉलेजों में चले जाएं और देखें कि लोग, बच्चे क्या कह रहे हैं कि उनका कराची में क्या फ्यूचर है और लाहौर की उसकी कंपैरिजन पोजीशन क्या कह रही है। देखिए आप इसके ऊपर मैं आपके साथ 3 घंटे बहस कर सकता हूँ। आप लोग इतने, आपके पर जलते हैं ना कि आपको ये बड़ी बात समझ नहीं आई। आपके पर जल रहे हैं, आपके पर जल रहे हैं कि ये शब्बर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं भी चाहता हूँ जेनोसाइड की बात नहीं करूँ मैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ, हम जैसे लोग ये समझते हैं, अगर मुझे आप इजाजत दें कि भाई पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है और यहाँ पे जो मसले कराची के लोगों के साथ हैं, मुझे वैसे ही आपके सराइकी बेल्ट में है, वैसे आपके बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं, वहाँ पे नहीं कोई मसला, ये ना कहें सराइकी में कोई मसला, पीने का पानी वहाँ पर भी नहीं है, रोजगार वहाँ पे बताओ ना, शहर का नाम बताओ, शहर का नाम बताओ भाई। मैं तुम मुझसे सराइकी को नहीं जानते। आप इल्म जो है आपकी मालूमात बहुत ज्यादा है। एक बात सुनो, मैं एक मिनट बात सुनो, एक लड़ी में पड़े हुए लोग हैं हम। बेकार की बातें नहीं करो, ये बिल्कुल बेकार की बात है। सराइकी में ये सब लफाजी है। सुन लो मेरी बात। साउथ पंजाब में सुन लो मेरी बात सुनो, पूरी सुनो। मुल्तान में मोटरवे है, मास ट्रांजिट है या नहीं? हाँ मेरा नाम है ना, बिल्कुल। कराची में क्यों नहीं है? क्या होता है इकोनॉमिक जेनोसाइड? किसे कहते हैं जेनोसाइड? कराची में क्यों नहीं है मास ट्रांजिट? मुल्तान में है। क्या बात है? ये जनरलाइज बात कर दी, सराइकी में ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये ऐसी बातें मेरे साथ नहीं करो। नहीं जनरलाइज बात मैं इस तरह की बातें पसंद नहीं करता। एक जनरलाइज स्टेटमेंट आपने जारी कर दी। जनरलाइज नहीं है, मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट कुछ चीजों में मतलब कुछ चीजों में नहीं, हर चीज में बताओ ना मुझे।
मैं अच्छा मुझे ये बता दो मुझे कि कराची में गवर्नमेंट के कितने साल बने? 25 साल में। ये बता दो। पीपल्स पार्टी तो दावा करती है यार, पीपल्स पार्टी की भाड़ में यार, मैं पीपल्स पार्टी की बात देखिए मैं तो ये बात ही करूंगा ना कि जो हुकूमत कह रही है, हम तो हुकूमत की बात क्यों करूं, मैं तो रियलिटी की बात करूंगा ना। लाहौर जो है बहुत अच्छा चल रहा है, पिंडी में बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद अच्छा चल रहा है, इस्लामाबाद में मास ट्रांजिट है, कौन से शहर में नहीं है? पेशावर में मास ट्रांजिट है। तुम किस तरह के कराची वाले हो यार? तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये देखते हुए कि 3 करोड़ का शहर है? दुनिया में कोई शहर नहीं है, दुनिया में कोई शहर नहीं है। वी आर द ओनली सिटी जिसके 20 साल से रेंजर बैठी है, जिसके अंदर मास ट्रांजिट नहीं है, जिसकी तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे कम एलोकेशन है पर पीपल फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट। किसे कहते हैं मास ट्रांजिट? मैं तो कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ी रुकावट हूँ इस वक्त कराची में इस केस की कि जेनोसाइड नहीं है। अभी हम उस जगह पे नहीं पहुंचे, ये बेवकूफ़ी में कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आप मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ ये जो बैठे ना फेडरल में और प्रोविंशियल में, डफर हैं, ये डफर हैं। उसकी वजह ये सुन लो, ये डफर हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जेनोसाइड करते करते अनइंटेंशनली इन्होंने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी है। जब तक कराची नहीं चलेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा, ठीक है? ये कराची दुश्मनी में मैं अभी भी कह रहा हूँ अनइंटेंशनल इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। मैं आपको इसकी आखिरी मिसाल दे देता हूँ। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ना वो 10 बिलियन थी 1990 में, और वियतनाम की 10 बिलियन थी। आज वियतनाम 600 है और पाकिस्तान 30 है, ठीक है? वियतनाम की जो 600 की एक्सपोर्ट है उसमें से 390 इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट है। ये काम कराची में होगा या फैसलाबाद में होगा? कराची पोर्ट सिटी में होता है, हर जगह दुनिया भर में होता है। आपने बनाई कोई चीज़? आपने कोई चीज़ बनाई? इसे कहते हैं जेनोसाइड, इसे कहते हैं जेनोसाइड। अगर मैं आर्टिकल 2C के अंदर आज केस फाइल करूं मैं जीत जाऊंगा, मगर मैं जीतना नहीं चाहता। मैं इस शहर के अंदर रह के इनके साथ रह के इनको इनकी बेवकूफ़ी दिखाना चाहता हूँ कि तुम डफर हो, तुम बेवकूफ़ हो। इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारे कराची के नुमाइंदे यहाँ से जो इलेक्टेड लोग हैं कि उन्होंने कराची का केस नहीं लड़ा, वो सही तरह से नहीं किया जो कि करना चाहिए था। अगर मैं कभी जाऊँगा ना, तो पहला केस वो लोग होंगे। क्योंकि अगर हमें खुशी होती है लाहौर को देखकर, इस्लामाबाद को देखकर, तो कराची भी अच्छा होगा तो लोगों को खुशी होगी। मेरी बात समझी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कभी इकोनॉमिक जेनोसाइड का केस कभी प्रेजेंट हुआ तो पहली जो होगा ना कल्प्रिट, उसमें उस पार्टी का नाम होगा। इसके बाद कराची में 50 सीटें हैं, सबसे बड़े कल्प्रिट तो वो हैं। हमें तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन कौन है जिन्होंने जेनोसाइड की। अगर हम गए कभी तो हम नहीं जाना चाहते। मैं तो आज भी कह रहा हूँ नहीं जाना। ये इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये बेवकूफ़ी में किया। ये डफर हैं, इनको पाकिस्तान समझ ही नहीं आया, इनको पाकिस्तान समझ नहीं आया। आखिरी जेनोसाइड बताऊँ आपको मैं, आखिरी जेनोसाइड ये है कि मुझे ये बताएं कि आप टर्की जाते हैं कभी? टर्की जाएं तो टर्किश एयरलाइन कहाँ ले जाती है आपको? इस्तांबुल। कभी जा सकते हैं आप इज़मीर या अनकरा टर्किश एयरलाइन में? कराची में क्यों नहीं है एक हब? पाकिस्तान में एक हब क्यों नहीं है? शब्बर साहब, आपने बहुत सारे अहम नुकात उठा दिए और यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए कि वक्त की किल्लत। लेकिन जो सबसे अहम बात की वो ये कि जी कराची अगर चलेगा तो हमारा सिंध भी चलेगा और पूरा पाकिस्तान चलेगा, और किसी भी शहर के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और हर शहर को पाकिस्तान के उसमें तरक्की के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।